अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है वो हाइब्रिड है, लेकिन क्या अपोजिशन जो है वो भी अपने मफादात की यरगमाल होते हुए हाइब्रिड हो चुकी है। हालिया दिनों में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर हैं और उसके साथ साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका इंटरव्यू जो सामने आया और उसमें जो बातें की हैं वो वजह बहस व तमहीस बनी हुई हैं। लेकिन इससे पहले ही पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उसके अंदर भी जो इख्तलाफ राय है वो बड़ी शिद्दत के साथ मौजूद है। पार्टी की कुछ सीनियर क़यादत ये समझती है कि हालात का तकाज़ा ये है कि मुफ़ाहमत की चादर ओढ़कर खामोशी के साथ पतली गली से निकल लिया जाए और फिर वक्त का जो है वो इंतज़ार किया जाए। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उसी सोच को लेकर लीड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जबकि दूसरी सोच ये है कि अगर सियासत करनी है और पार्टी को उजागर करना है तो फिर मुज़ाहिमत जो है वो बुनियादी ज़रूरत है और उसका तकाज़ा ये है कि इस अमल को जो है वो अपनाया जाए। दो कश्तियों की सवार मुस्लिम लीग नवाज़ जो है अब उसके सामने मसाइल जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, इसलिए कि क़यादत की सतह पर भी इख्तलाफ राय जो है वो पाया जाता है। मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत से बात कीजिए तो वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के रवैये पर शाकी नज़र आते हैं और जो दूसरी सोच के हामिल हैं वो मरियम नवाज़ साहिबा के रवैये पर शाकी नज़र आते हैं। और ये सूरत हाल जो है ये यकीनन मुस्लिम लीग नवाज़ को एक सियासी धचका जो है वो पहुंचा रही है। और ज़ाहिर है कि जो आवाम की बात की जाती थी बयानात की हद तक तो ज़ाहिर है कि दुरुस्त है, महंगाई की बात होती है, अवामी मसाइल की बात होती है, लेकिन जो एक लाए अमल था वो अब कहीं गायब हो चुका हुआ है। और बाज़ मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लीडर हैं वो तो इस बात पर भी मोतरज़ हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लीडर ऑफ़ द अपोजिशन होते हुए क्या उन्होंने उस रोल को जो है निभाया है और उस रोल के साथ जो है वो इंसाफ किया है। ये सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अज़ीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। मोहसिन अज़ीज़ साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो हमारी सियासी सूरत हाल है दिखाई ये देता है कि जो अपोजिशन है वो अपने तकाज़ों और अपने मफादात की वजह से और शायद अपने जो अंदरून पार्टी सूरत हाल है उसकी वजह से वो रोल अदा नहीं कर पा रहे हैं जो एक अपोजिशन का होता है। लेकिन हुकूमत जो है वो भी वो किरदार अदा नहीं कर पा रही है जो हुकूमत का होता है, इसलिए कि हुकूमत का बुनियादी फ़र्ज़ तो ये होता है कि वो आवाम को कोई रिलीफ फराहम करे, उनके लिए कुछ करे। लेकिन यहाँ पे तो ना हुकूमत ऐसे दिखाई देता है कि अगर निज़ाम हाइब्रिड है तो अपोजिशन भी हाइब्रिड है, ये तो सब कुछ ही हाइब्रिड हो गया है। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। बात यह है कि हाइब्रिड तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत नहीं है। आपने देखा है कि जिस वक्त हुकूमत आई थी हम यही बात कर रहे थे कि हमें किन हालात में हुकूमत मिली, क्या हमारी यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन थी, क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, क्या यहाँ पे जो है बाकी मामलात थे, इकोनॉमिक सिचुएशन वगैरह वगैरह के, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, एक्सपोर्ट की सिचुएशन, जो भी आप जहाँ पे भी उंगली रख लें। उसके बाद ये है कि भी जो अपोजिशन थी उनकी जो है एक ये था कि डे वन से उनका ये ख्याल था कि हम इस आदमी को जिसका नाम इमरान खान है उसको जो है डरा के उसको बंद करके इकट्ठे होके, जो उसने पहले दिन ही कहा था कि इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होके हम इसको गिरा देंगे, डरा देंगे। अब देखिए हमारा ये ईमान है और अब यकीन है इस पे, और वो ये है कि जो नेक नियत आदमी होता है उसको अल्लाह ताला जरूर एक रास्ता देता है। एक आदमी है जो कि वेल मीनिंग है, एक आदमी है जो कि सच्चा है, जो उसके दिल में बात है वो मुंह पे करता है। तो आपने देखा है कि अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी के ऊपर कामयाबी दी। कोविड भी आया जो है यहाँ पे जो है वो जो अटैक भी, लोकस्ट का अटैक भी हुआ कॉटन के ऊपर, मुख्तलिफ बातें आई, हर तरीके के जो है उसको
सामना करना पड़ा, पीडीएम का सामना करना पड़ा। आपने देखा कि किस तरीके से वो इंतशार का शिकार हो गए। इंतशार का शिकार इसलिए हो गए क्योंकि इनकी जो है आपस में जो है वो बात शुरू से यही थी कि आप मुझे कुछ मत कहो, मैं आपको कुछ ना कहूँगा, और मोहसिन अजीज साहब, ये चीज देखें, ये चीज़ें अब होती रही हैं, ये इतने तवातर से हुई हैं कि ये अब हमें एक किस्म की ज़ुबानी याद हो गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि हुकूमत का फ़राइज़ क्या है। कल डॉक्टर हफीज़ पाशा मेरे साथ थे प्रोग्राम में, और उन्होंने जो स्टेटिस्टिक्स हुकूमत ने इदादो शुमार दिए हैं, उन्होंने उनको चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत बयानी है, और वो ये बात कह रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ये अदारा शुमारियात, ये इदादो शुमार कहाँ से ला रहा है। बात यह है कि मुझे पता नहीं है कि हफीज साहब ने क्या बोला है आपको, लेकिन वो इसको चैलेंज कर सकते हैं कि इन्होंने रिकॉर्ड जो है कोविड के बावजूद जो है रिकॉर्ड हमने एक्सपोर्ट दी है। वो इस बात को चैलेंज कर सकते हैं कि हमने कोविड के बावजूद जो है जाके बाजार बंद हुए, जहाँ के इम्पोर्ट्स कम हुए, उसके बावजूद जो है रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन दी। वो इस बात को डिनाई कर सकते हैं कि जुलाई में पाकिस्तान में एक तो मतलब जून टू जून जो हमारा कलेक्शन था, उसके अलावा जो पिछले महीने के कलेक्शन हुआ है वो रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है पाकिस्तान में। वो इसको कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं कि ये हुकूमत की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी जीत जाती है, और हुकूमत की पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से वो जो है आज़ाद कश्मीर का मोहसिन अजीज साहब, मुझे ज़रा ब्रेक लेना पड़ रहा है। मैं वेलकम बैक। इसमें शैला रज़ा साहबा ये फरमाइएगा कि अपोजिशन से जो तवक्कुआत थी, मुस्लिम लीग नवाज़ तो अपनी अंदरूनी सूरत हाल का शिकार हो गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है क्या उसको कोई रिलीफ मिला है कि वो भी खामोश होकर बैठ गई है, और जो एक अपोजिशन का किरदार है या जो आवाम की तर्जुमानी है वो खाली बिलावल भुट्टो साहब के अब कुछ वक्फे से बयानात तक महदूद रह गई। अच्छा, सबसे पहले तो जो इन्होंने इतनी तमहीद बांधी मोहसिन साहब ने, इनका नाम मुझे बड़ा अजीज़ है क्योंकि मेरे वालिद मरहूम का नाम भी मोहसिन रज़ा था। और लेकिन मैं बड़े अदब से ये कहना चाहूँगी कि ये पहली गवर्नमेंट है जिसको जो है जिसको सब ये समझते हैं, और दुनिया में भी कहा जाता है कि ये इलेक्ट होकर नहीं आई, सेलेक्ट किया गया है। उसके बावजूद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, उनके हेड ने कहा कि कदम बढ़ाएं इमरान साहब, हम आपके साथ हैं। उनको कहा आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, उनको कहा कि बिल्कुल आप करें हुकूमत, हम आपके साथ खड़े हैं। जो कुछ किया वो उन्होंने खुदकुश हमले किए कि जो उनकी तकरीरें थीं उसमें ऐसे ऐसे दावे थे कि अवाम लोट-पोट थी कि अब भाई हमारे तो हालात अच्छे हो गए, वो जिसमें आज तक किसी पे अमल नहीं कर सके। उन्होंने खुद ही अपनी टाइमिंग दी, 90 दिन, 100 दिन, 1 साल, ये सब कुछ नहीं हो सका। उनके अपने अल्फाज थे आटा चीनी चावल और बिजली और गैस के बिल बढ़ जाए तो मेरा आपसे एक सवाल है। एक मिनट, नहीं एक सवाल ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। उनको इतनी लंबी स्पीच आपके लिए आसानी हो जाएगी, उनको इतनी लंबी, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग ये कह रहे थे कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान साहब ये फरमा रहे थे कि ये चाहते हैं कि हमारी करप्शन पर हाथ ना रखा जाए, मैं हुकूमत करूं, ये इनको छोड़ दूं तो सब मामला ठीक है। तो उन्होंने नहीं छोड़ा ना। साबित क्या किया? जब तक ऑपोजिशन की तमाम पार्टीज़ अलग अलग चल रही थी, क्योंकि मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल पार्टी हैं, तो ये कहते थे ये कैसी अपोजिशन है, एक नहीं होती। जब वो मिनिमम एजेंडे पे एक हुई तो ये कहते थे ले, तो हम तो पहले ही कहते थे। जब ये हम कहते हैं कि ये इंतकाम ले रहे हैं तो ये कहते हैं कि जी ये मुकदमात तो इन पे पहले वालों ने बनाए। जब हम कहते हैं कि जी वो हमारे मुखालिफ थे तो कहते हैं कि नहीं ये तो एक थे, एक बारियाँ ले रहे थे। मतलब मुकदमात भी वही जो उनके हमारे पुरानी अपोजिशन ने बनाए थे। तो आप हैं किस बात पे, मुझे ये बता देना। कभी आप कहते हैं ये बारियाँ ले रहे थे, एक थे, फिर कहते हैं ये उन्हीं के बने हुए मुकदमात हैं। ये कैसी हमारी उनके साथ दोस्ती थी कि 11.5 साल आसिफ साहब जो हैं वो जेल में रहे।
तो पहले आप समझ तो लें कि आप ऑपोजिशन को किस तरह से देख रहे हैं। 3 साल के बाद आप ऑपोजिशन पे मलबा डालें कि आप फेटअप से नहीं निकल सके, आप जो है मईशत को परवान नहीं चढ़ा सके, ये जेब नहीं देता। क्या आपने तरक्की की? अगर आप पहले 30, जब आप इक़्तिदार संभालें, फ़र्ज़ करें, छोटी सी मिसाल देती हूँ कि आप पे 30 रुपए का कर्ज़ा है, फ़र्ज़ करें, और आप उसे 45 रुपए का कर्ज़ा कर दें, तो आपकी हालत बेहतर हुई या ख़राब हुई? आपने कर्ज़ा बढ़ाया है। आपके दौर में नौकरियां नहीं मिली, आप कोविड को इल्ज़ाम दे रहे हैं। कोविड से पहले जो है आखिरी जो 7 मार्च का जो अखबार है उसमें ये ख़बर थी कि 3.74% आपकी एक्सपोर्ट हुई है, 1.9 पे जो है आप मईशत का जीडीपी को ले जा चुके थे। उसके बाद आपने नेगेटिव की, जबकि कोविड आपकी नज़र में मामूली नज़ला बुखार था और उसमें हम गलत थे। अब आज जब आप बात कर रहे हैं तो फिस्कल ईयर शुरू हो चुका है और पहले ही महीने में जो ट्रेड डेफिसिट है वो 3.068 बिलियन डॉलर है। तो कहाँ की तरक्की है, कहाँ की? मैं शैला रज़ा साहब आता हूँ इसमें, मोहसिन अजीज साहब मैं आता हूँ, शैला साहब जी, शैला साहब मैं आता हूँ। मोहसिन अजीज साहब ये फरमाइएगा कि देखें, गुजारिश ये है कि अगर आप महंगाई नहीं कम कर पाए हैं, आप, ये बड़ी सितम की बात है जब ये बात की जाए कि जी पेट्रोलियम दूसरे ममालिक के हिसाब से सस्ता है, वहाँ पे एक मज़दूर की 1 घंटे की जो उजरत है वो हमारे मज़दूर की 4 दिनों की उजरत बनती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो करेंसी है उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो क्या रह गई है, बेमानी हो गई। जब $1 के 164 रुपये मिलेंगे तो हमारा मुल्क सस्ता तो लगेगा। तो ये जो मंतकें हैं ये कहाँ से आती हैं? देखिए, एक तो मैं पहले बात कर दूं कि सिलेक्ट की बात तो अब न की जाए। अब सिलेक्ट की बात इसलिए न की जाए क्योंकि ये दोनों पार्टी जो साथ साथ बैठती थी, अभी बैठती हैं, कभी नाराज हो जाती हैं। पीडीएम इन्होंने बनाई, ये तो आज एक दूसरे को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो उनके शवाहिद पेश कर रहे हैं, वो उनके शवाहिद पेश कर रहे हैं। तो इसलिए पहले तो आपस में बात कर लें कि कौन सिलेक्ट था और कौन सिलेक्ट नहीं है। जब बिलावल साहब को कहा गया तो उन्होंने कहा मुझे ना कहा जाए क्योंकि ये नारा ही मेरा है, ये स्लोगन ही मेरा है, तो उनको कहा जाए। तो ये तो खैर बात ये बात बड़ी पुरानी हो गई है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने ये देखना है कि ये कोविड में दुनिया में क्या हालात हुए हैं। आपके साथ नेबर जो कंट्रीज हैं जिसके रहन सहन आपके साथ मिलता जुलता है, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन आपके साथ मिलती जुलती है, जिसके जो है तौर अतवार आपसे मिलते जुलते हैं, उसमें क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ? वो नेगेटिव ग्रोथ पे चले गए, आप फिर भी पॉजिटिव ग्रोथ पे चले गए। मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि मोटरसाइकिल जो है मुतवसत घराने का आदमी लेता है, आप उसकी सेल्स देख रहे हैं कितनी बढ़ गई है। सीमेंट कौन इस्तेमाल करता है, उसकी सेल्स कितनी गुना बढ़ गई है, उसकी जो है प्रोडक्टिविटी कितनी गुना बढ़ गई है। आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखें, आप कार की सेल्स देखें, ठीक है मुतवसत घराने से थोड़ा ऊपर आदमी लेता है, आज आपको मुल्क में गाड़ी नहीं मिलती है, आपके 4 नए प्लांट आ गए, उसके बावजूद आपकी शॉर्टेज है गाड़ी की। ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि ये जो है हमने ग्रोथ की तरफ चले गए। ठीक है मोहसिन अजीज साहब, मेरे पास चूंकि वक्त थोड़ा है, मैं जल्दी ये देख रहा हूँ। शैला रज़ा साहिबा, अगर जो आदमी आज भी अगर गाड़ी की आप कीमत देखें तो 15-16 लाख से शुरू होती है। आप कितने लोग अफोर्ड करते हैं, किसकी ये तर्जुमानी होती है? मैं तो आपसे भी ये सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि अपोजिशन जो है उसने जो तर्जुमानी करनी होती है बिल अमूम अवामी मसाइल की, मतलब अपोजिशन तो अपने मसाइल अपने मफाद में उलझी हुई है। अवाम तो अब लग रहा है कि ना अपोजिशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं ना हुकूमत के लिए एग्जिस्ट करते हैं। देखिए, बात यह है कि ऑपोजिशन के किसी पार्टी के अपने मसाइल होंगे, हमारा तो कोई मसला नहीं है। अवामी इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं, अवामी इशू कोरोना पे हम भरपूर काम कर रहे हैं कि अपने अवाम को बचा सकें। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और साउथ में मैं नहीं कह रही, जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं और जो तरक्याती मंसूबे हैं सिंध में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दुनिया में सिंध 6ठे नंबर पे है।
तो मैं इनको ये कहना चाहती हूँ कि ये किस किताब में लिखा है कि अपोजिशन अगर मुख्तलिफ नज़रियाती पार्टीज़ पे मुश्तमिल है तो मिल के चले। हमारा काम है इनके इक़दामात जो हैं नेगेटिव, जो कि सारे के सारे हैं, उन्हें हाईलाइट करना, वो हम कर रहे हैं। और हमारा तरीक़ाकार यही है कि हम आईनी हुदूद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं और वो हम करा रहे हैं। इन्होंने जो धरना दिया था 120 दिन का, जिसको अब एंकर्स कहते हैं कि हमारी मजबूरी थी, हम पे दबाव था कि हम उनको, हमें खाली कुर्सियां ना दिखा के तकरीर दिखानी पड़ती थी, उससे ये इन्होंने क्या किया, क्या इन्होंने हासिल किया मैं आता हूं पे, उनमें से क्या आवाम को दिया, अब एक कश्मीर का इलेक्शन जिसमें प्री पोल इलेक्शन के डे और पोस्ट पोल रीडिंग जो है, रिगिंग जो है, वो रिकॉर्ड है, ठीक, और वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे वहाँ पे। अच्छा मोहसिन अजीज साहब, ये फरमाइएगा कि मेरा सवाल फिर वही है, देखें गुजारिश ये है, हम गाड़ियों को देख रहे हैं, गाड़ियाँ कितने फ़ीसद लोगों के पास है, तरसीलात ज़र जो है वो बुनियादी रोल अदा कर रही हैं, वो किसी अच्छे काम में नहीं इस्तेमाल हो रही, मार्केटों में इस्तेमाल हो रही हैं। गुजारिश ये है कि क्या गाड़ियों की जो फ़रोख्त है और ये मोटरसाइकिलों की जो फ़रोख्त है, ये इस मुल्क के अवाम और तनख्वाहदार तबका जिस बेबसी और की हालत में है, ये उसके अच्छे होने की अक्कासी करता है? देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्फ्लेशन का तलक है उसके ऊपर अभी जो आपके फिगर्स आ रहे हैं, पहले ये 10-11% तक गई थी, अभी ये 8% पे आई है और इससे भी नीचे जा रही है। इन्फ्लेशन हर वक्त में, हर दौर में आई है, लेकिन इसको कंट्रोल करने की बात है। मैं आपको ये अर्ज कर दूँ, एज नॉट एज ए पार्लियामेंटेरियन बट एज ए बिजनेसमैन, मैं आपको बता दूं कि आप साबुन देख लें, कि आप सिगरेट देख लें, कि आप कॉफी देख लें, कि आप बिस्किट देख लें, कोई चीज आप देख लें, आप किसी बिजनेसमैन को बुला के पता करें, उसको खाली यही बता दें कि आज से 3 साल पहले आपकी क्या सेल थी, अब क्या हुई। और बात ये है मोहसिन अजीज साहब, कीमतें किस हद तक बढ़ गई हैं ये शायद आपको अंदाजा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट एक चीज होती है। अभी देखिए, आपने जो है, जो मिनिमम वेज है उसको भी 25,000 और 21,000 रुपए कर दिया है, और वो काबिल कबूल है। हमने किया है, आपने नहीं, जो है उसको अफोर्ड कर सकती है। अब बात यह है नदीम हुसैन साहब कि ये तो टाइम गुजर गया, अब आप 2023 के इलेक्शन की बात करें, इंशाल्लाह 2023 में अवाम इसी आदमी को दोबारा लेकर आएंगे। मेरे पास आखिरी 30-40 सेकंड है मोहसिन साहब जी। शैला रजा साहिबा, लिखाई यही देता है कि जो आप दोनों पार्टियों के हालात है ना, नतीजा यही निकलना है। अवाम तो रो रही है। अवाम, अगर इलेक्शन इस तरह होना जो कश्मीर में होना है कि गंडापुर पैसे बांटे, रिजल्ट 5-5 दिन रोका जाए, इलेक्शन के दिन इनकी गाड़ियों में चीजें आए, तो ये आ जाएंगे इसी तरह। लेकिन पाकिस्तान का और जो अवाम का हाल हो रहा है वो आपके सामने, आपका भी घर, आपका भी किचन चलाने वाली बताती होंगी आपको कि बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। निहाल हाशमी साहब, ये फरमाइएगा कि दिखाई ये देता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि बहुत ज़ख्म सह लिए, अब कुछ मरहम जो है वो भी रखा जाना चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि बातचीत का और मुफाहमत का रास्ता जो है वो अपनाया जाए, और उनकी जो गुफ्तगू है उससे वो लगता है कि वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आजकल एक लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो रहा है, तो आपको लगता है ये सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आप एक बड़े सीजन्ड और सीनियर एंकर पर्सन हैं। मैं आपको के इंट्रो को गौर से सुन रहा था, हमें सीखने का और समझने का भी मौका मिलता है आप जैसे एंकर पर्सन और तजज़ियाकार और जर्नलिस्ट। आजकल एक अजीब सा हवा चला हुआ है हर चैनल पे, हर दूसरे टॉक शो में हमारी पार्टी शहबाज साहब की सोच, ख्यालात और दीगर लोगों के सोच ख्यालात पे सर्फ हो रहा है।
मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान के जो वजीर आजम है वो कठपुतली पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, क्योंकि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी इंपोर्टेड एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब, वो एक कॉल नहीं करा सके जो बाइडेन से। अफगानिस्तान का इशू हमारे सामने है, कश्मीर का मगर जो सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब के बयानिए पे और शहबाज शरीफ साहब के बयानी पे। मैं आपको एक बात बताऊं, ख्यालात हमारी पार्टी में 200 हैं, मगर फाइनल प्रिवेल वो ख्यालात करते हैं जो पार्टी में कंसेंसस से होता है और जो पार्टी का कायद करता है, और वो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब एक बहुत अच्छे डूअर हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अच्छे पार्लियामेंटेरियन हैं, और उनके अपने ख्यालात हैं और ख्यालात की इज्जत भी है। जो आज पाकिस्तान का नैरेटिव है शहबाज साहब का वही नवाज साहब का, और जो नवाज साहब का वही शहबाज साहब का, और वही मरियम का, और वही हमजा का, वही मेरा, वही शाहिद का, एक एक आदमी का वही नैरेटिव है। हाँ, हमारे ख्यालात मुख्तलिफ होते हैं, फॉर्मूला अलग हो सकता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, मुफादात किसके साथ करना है हमने और किस लिए करना है? मुफादात क्या वजारत लेने के लिए, वजीर आजम बनने के लिए, वजीर आला ऐसे कठपुतली नहीं। हम तो कायद आज़म के जानने और मानने वाले हैं जो किरदार के साथ, इज्जत के साथ, वकार के साथ और अपनी अकाउंटेबिलिटी के साथ, जिसमें हम लोगों की कंट्रीब्यूशन कर सकें। हमें कोई आधा तीतर आधा बटेर और ये नहीं, इसी तरह से हमने पाकिस्तान का बड़ा नुकसान कर दिया है। और मुज़ाहमत हमने अंग्रेजों के भी खिलाफ की है, मुज़ाहमत साम्राज्यों के भी खिलाफ की है, मुज़ाहमत हर जमहूरी ताकत के खिलाफ जो कुव्वतें उनके खिलाफ की है हमने। मुज़ाहमत एक बहुत अच्छी चीज है। मुज़ाहमत हमारे दीन में सीखते हैं, हम मक्का से शुरू होते हैं, करबला पे आके हमारा दीन हमें मुज़ाहमत सिखाता है। आज यजीद जिंदा नहीं, आज हुसैन जिंदा, और इंशाअल्लाह ता क़यामत जिंदा होंगे। तो नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के तमाम टॉक शो का महवर है। नहीं, इसमें निहाल हाशमी साहब जी, निहाल हाशमी साहब, सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं कि महवर है, मरकज़ है, वो है, लेकिन जब आप सियासत की बात करते हैं तो जिन सियासी जमातों ने इस मुल्क के अंदर सियासत की, इस मुल्क की अनाने हुकूमत संभाली और उसको लेकर बड़े ज़ाहिर है कि उनके वो कटहरे में भी आएंगे, वो अवामी पजीराई में भी आएंगे, हर उस फेज़ में से गुजरेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर लोग अब थक रहे हैं, वो ये समझते हैं कि कारोबार भी करना है, सियासत भी करनी है, ये जो महाजाराई है, ये दो तरफ़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, लिहाजा अब इस ऊँट को जो है किसी करवट बैठना चाहिए। मैं ये बड़ी आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आपकी बड़ी सीनियर लीडरशिप से भी जब बात होती है तो मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन देखी है, एक सख्ती से ज़रा नरमी की जानिब। ये वो लोग बात कर सकते हैं जो सियासत को तिजारत समझते हो, जो कभी काफ लीग में भी होते हैं, कभी नून लीग में भी होते हैं, कभी पीटीआई में भी चले जा सकते हैं। मगर जो नजरियात है ना, कायद आज़म ने अपना कुछ कुर्बान कर दिया था, नवाज शरीफ ने अपना हर कुछ कुर्बान कर दिया है। कुर्बानियां किसी ने नहीं दी जो नवाज शरीफ ने कुर्बानी दी है। माँ इंतकाल कर गई, माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। अपनी पार्टी की सदारत चली गई, उनकी वज़ायत उज़्मा चली गई। बीबी को उन्होंने बिस्तर अदालत पे छोड़ दिया, अपने सामने बेटी को, दामाद को, सारे खानदान को जेल में जाते हुए देख रहे हैं। घर के बाहर बुलडोजर आके खड़ा हो गया कि आपके घर को गिरा दिया जाएगा। बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया, कारोबार बंद कर दिया गया। रोज शाम को बैठ के नवाज शरीफ के नाम पे तबर्रा भरा जा रहा है, नवाज शरीफ को गालियां दिया जा रहा है, चोर कहा जा रहा है, डाकू कहा जा रहा है। इससे बड़ी क्या कुर्बानी दे वो दियारे घर में, और उसके खिलाफ झूठे केस बनाया जा रहा है। झूठे केस में मैं नहीं कह रहा हूँ, असलम बेग कहते हैं ये, मैं नहीं कह रहा हूँ, अरशद मलिक साहब ये कहते हैं। तो क्या अरशद मलिक साहब ने झूठ कहा था? मैं जरा एक और सवाल है निहाल हाशमी साहब जी, निहाल हाशमी साहब एक और सवाल है, उसका जवाब भी दे दीजिए कि देखें ये इख्तलाफात आपकी पार्टी को क्या नुकसान पहुँचाते हैं और आगे आने 3-4 महीनों में क्या उसकी सूरत हाल होती है, ये तो वक्त बताएगा। ज़ाहिर है मीम शीन वाली बहुत सी बातें तो हो रही हैं, लेकिन आप जिन मसाइब और तकालीफ की बात कर रहे हैं निहाल हाशमी साहब, अगर आप सीधे रास्ते पर चलते हो, एक सेकंड सवाल पूरा ले लें, सीधे रास्ते पर चलते हो, आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका अगर नवाज शरीफ साहब जवाब दे देते तो ये मुश्किलात होती? क्या सवाल पूछे गए थे नवाज शरीफ साहब से, बताएं आप। एवनफील्ड का ही बता देते कि जी ये इसका तो आपको, अरे हुजूर एवनफील्ड का मैं बता रहा हूँ, नवाज शरीफ छोड़े मैं बता रहा हूँ। ये एवनफील्ड जब
शेयर हुआ, कतरियों ने शेयर दे दिया शरीफ साहब को, उनसे उनके पोते को मुंतकिल हो गया। अगर एवनफील्ड गलत तरीके से होता तो नदीम भाई आप जानते हैं लंदन की अदालत जो कि आज नैब को बार बार आईना दिखा रही है, 2 अरब का जो एवनफील्ड है उसके बदले में चिट्ठी क्या पड़ गई, फाइन पड़ गया 22 अरब। अगर चोरी का एवनफील्ड होता, अगर वो किकबैक और कमीशन का होता तो अब तक सीज हो गया होता। और अब की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ना कोई किकबैक लिया नवाज शरीफ ने, ना कोई कमीशन ली है, उसको हमने इसलिए निकाला है कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है और एहसाम है उसके पास। बहुत है, तो जवाब मैं दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।